हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ देखे थे न्यूमेरिकल्स वगैरह, जिसमें हमने देखा था कि हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। तो अब हम उनके आगे के क्वेश्चन करके देखते हैं, तो जिनमें सब कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, तो ध्यान से करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखो हमारा अभी का पहला क्वेश्चन है कौन सा, चलो देखते हैं वो क्या है। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है भाई? तुम्हें दिया है कि Ni, देखो निकल कितने के रेशियो में 298 में है और ऑक्सीजन 1.00 में प्रेजेंट है, ये उसका फॉर्मूला तुम्हें दिया है। तो व्हाट्स फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ और Ni3+। तो तुम्हें ये बताना है कि इस फॉर्मूला में Ni2+ कितने होंगे और Ni3+ कितने होंगे। ठीक है, तो हमें ये ऐसे बताना है। अब देखो सबसे पहले क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक, एक ऑक्सीजन एटम है और कितने एटम निकल के हैं? निकल के एटम है 0.98 के फ्रैक्शन में वो प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है ये? निकल। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि देखो 100 अगर ऑक्सीजन के क्या होंगे फ्रैक्शन में, अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो निकल के कितने होंगे? 98 होंगे। 98 होंगे निकल के। ठीक है, तो हम इसको पहले ऐसे करके देखते हैं। ऐसे में क्या आएगा? अब देखो हम सपोज करते हैं लेट Ni2+ कितना है? X है। ठीक, Ni2+ X है। अब तो क्या हो जाएगा? Ni3+ क्या हो जाएगा? Ni3+ कितना होगा? आप खुद सोचो कि 98 तो टोटल है। ठीक, 98 टोटल है, उसमें से भी अगर हम इस x को निकाल लें तो बचा क्या? सिर्फ यही बचेगा ना, Ni3+। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 98 - x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और ऑक्सीजन तो हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? O2- चार्ज होता है। और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है भाई? वो हैं 100 ऑक्सीजन प्रेजेंट है उधर। ठीक है, ये हमने इधर देखा। अब हम इसको लिख के देखते हैं। देखो करें हम, अगर हम क्या करें, 2 ये उसका चार्ज इंटू x कितने प्रेजेंट है? ठीक, +3 कितना प्रेजेंट है? 98 - x। ठीक, और ये कितने प्रेजेंट है? ये है -2 में, तो ये हो जाएगा -2 उसका चार्ज इंटू कितने प्रेजेंट है? 100 प्रेजेंट है, इक्वल 0। ठीक, ये उसका फॉर्मूला हो गया, ऐसे निकाल लेंगे हम। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2x + 3, बाद में करेंगे इसको 98 - x, इसको इक्वल क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसको मैं इस साइड लेके आ गया। ठीक है, इसको मैं इस साइड लेके आ गया, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 294 - x इज इक्वल टू 200। ठीक, और ये क्या है? +2x तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, क्या देखो ये हो जाएगा क्या? x, ये होगा x, ये होगा 3x। ठीक है, तो ये कितना होगा? देखो भाई 2x - 3x, ये है माइनस है ये। ठीक है, 2x - 3x कितना होगा? -x। ठीक, अब इक्वल ये क्या होगा? 200 - 294। ठीक है, तो ये कितना आएगा? x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी तुम्हारी 94। ठीक, ये x क्या था और x किसको सपोज किया था हमने? Ni2+ को। तो Ni2+ क्या हो गया तुम्हारा? Ni2+ हो गया 94। ठीक, 94 तुम्हारा ये हो गया। अब Ni2+ से तुम निकाल सकते हो ना कि Ni3+ कितना होगा। देखो Ni3+ कितना हमने सपोज किया था? हमने सपोज किया था Ni3+ होता है 98 - x सपोज किया था। ये देखो 98 - x सपोज किया था, तो उसकी जगह पे क्या जाएगा? 94 आ जाएगा। तो Ni3+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इनने क्या पूछा है तुमसे? फ्रैक्शन में पूछा है। ठीक, अब तुमसे उनने फ्रैक्शन में पूछा है, तो तुम फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे भाई? Ni2+ के जितने भी आयन, Ni2+ के आयन तुम्हारा कितना है? Ni2+ कितना आया? Ni2+ आया तुम्हारा 94 और कितने प्रेजेंट थे? 98। तो ये तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, इसको और सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? 47/49। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा Ni2+ का। अब Ni3+ का कैसा होगा? सिमिलरली ऐसा होगा। Ni3+ का कितना होगा? देखो अब खुद सोचो, ये आया कितना? 94 है। ठीक, ये आया तुम्हारा Ni3+। Ni3+ कितना है? 4।
ठीक है ना, ये आया था इधर से, Ni3+ आया तुम्हारा 4, और कितने प्रेजेंट थे टोटल, 98 प्रेजेंट थे। ये देखो 98 प्रेजेंट है ना, 98 प्रेजेंट थे किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अब देखो इसको जब तुम सिंपल करोगे तो ये जाएगा 2/49 ऐसा जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन किसका, Ni3+ का, और फ्रैक्शन हो गया ये किसका, Ni2+ का। तो ये आंसर तुम्हारा सॉल्व। और इसको तुमको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो इसको तुम क्या करना, डिवाइड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन फॉर्म। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है। चलो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कोऑर्डिनेशन कंडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये तुम्हें अब बताना है। अब देखो सेमीकंडक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो वो देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं भाई जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाया करे मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में। हमें ये पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मेटल्स होते हैं कंडक्टर, और इंसुलेटर तो हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो होते हैं क्या, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये होता है सेमीकंडक्टर जो कि क्या किसके बीच में लाया करे, मेटल और इंसुलेटर के बीच में। इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻6 से -6 से 10⁻ कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, ओम्स इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये होता है इसका कंडक्टिविटी रेंज। ठीक है, तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक, और दूसरा होता है क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। अब देखो सबसे पहला क्या होता है, ये वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंपाउंड के भी एग्जाम्पल सुनो कि वो जो सिलिकॉन है और क्या होता है, जर्मेनियम होता है जो। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर वो होते हैं इंसुलेटर, जो कि रूम टेम्परेचर पे होते हैं इंसुलेटर। लेकिन जब तुम उनको हीट देते हो या थर्मल एनर्जी देते हो तो क्या होता है कि देखो जो SI है वो किस फॉर्म में रहता है, हमने पढ़ा है वो SI जो है नेटवर्क सॉलिड रहता है, हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड 14th ग्रुप, याद आया सब, चलो बहुत सही। ठीक है, तो ये कैसे ऐसे फॉर्म में अरेंज रहता है, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट को ही बोलते हैं ना हम नेटवर्क, ऐसे कुछ अरेंज रहता है क्या, रूम टेम्परेचर पे। अब क्या होता है, जैसे ही तुम एनर्जी देते हो, एनर्जी दोगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ से ये वाले बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। अब भाई जब बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होंगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। तो जब तुम टेम्परेचर दो, इनको क्या दो, टेम्परेचर जब तुम दो तो क्या होगा, बॉन्ड जो है इनके ब्रेक होंगे। ठीक है, बॉन्ड होंगे क्या, ब्रेक, जिसके कारण ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अवेलेबल होंगे उस टाइम पे। ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो इसकी जो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी थी जो पहले नहीं कर रहा था, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, कंडक्टिविटी में। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, ठीक, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो आते हैं किस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। समझ गए, तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक। अब जो मेन है, जो अच्छे से याद रखना है, वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो देखते हैं हम, चलो क्या है। तो देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हमने देख लेना। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखो कि हमने अभी पढ़ा कि जो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है क्या, रूम टेम्परेचर पे, ये हमने अभी पढ़ा। फिर बोलोगे फिर से रिपीट कर रहे हो सर आप, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर हम इनमें इम्प्योरिटी मिला दें, क्या इम्प्योरिटी मिला दें, इम्प्योरिटी किसकी मिला दें, देखो भाई हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। ठीक है, क्या हो, ये ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट हैं, इनकी वैलेंसी कितनी है, 14th ग्रुप के है ना, ये किसके हैं, 14th ग्रुप के। वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो अगर हम इसमें क्या मिला दें, इम्प्योरिटीज मिला दें। अब हम इसमें अगर इम्प्योरिटीज किसकी मिला दें भाई, इलेक्ट्रॉन रिच की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिच का भी मिला सकते हैं, तो क्या होगा वो भी बताता हूं। और एक मिला सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक, ऐसे हम मिला सकते हैं। अब देखो ये है सिलिकॉन,
सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है क्या सिलिकॉन तुम्हारे। अब क्या हो देखो, अगर हमने क्या बोला, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिच वाले को अगर हम किस में मिला दें, सिलिकॉन में मिला दें। अब क्या होगा कि देखो 5 इलेक्ट्रॉन वाले को हम किस में मिला दें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को अगर हम डोप कर दें, डोपिंग टेक्निक कहते हैं उसको, ठीक है, इंप्योरिटीज मिलाना किसी भी सेमीकंडक्टर में, उसको डोपिंग टेक्निक कहते हैं। अगर हम उसको डोप कर दें तो क्या होगा भाई, सिलिकॉन को वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और 15th ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोरस वाला याद आया, 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक वगैरह, ये सब होते हैं क्या तुम्हारा 15th ग्रुप। अगर इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, 5 वैलेंसी होती है। तो अब तुम दिमाग लगा पा रहे हो, सही समझ रहे हो। देखो अब ये क्या करेगा, ये कर देगा रिप्लेस किसको, सिलिकॉन को। एक और लेयर बना दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा, मान लो कि यहाँ पे एक सिलिकॉन था, उसको उसने कर दिया रिप्लेस, ठीक है। तो अब खुद सोचो तुम क्या होगा, क्या होगा। देखो भाई फॉस्फोरस की होती है 5 वैलेंसी, यहाँ पे कितने हो पा रहे हैं उसके, सिर्फ 4, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका हो गया फ्री। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, ये रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्टिविटी के। क्या ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये पूरे मॉलिक्यूल मतलब पूरा जो कंपाउंड रहेगा उसमें वो घूमता रहेगा, और जब वो घूमता रहेगा तो इसके कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी राइज होगी, ठीक है, कंडक्टिविटी हमें मिलेगी, समझ गए। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके कारण कितना चार्ज आएगा, इसके कारण चार्ज आएगा उस पर नेगेटिव टाइप का। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसी टाइप के कंडक्टर को तुम बोल सकते हो एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, समझ गए, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। समझ गए ना ये बात। अगर मतलब तुम समझे क्या, 14th ग्रुप वाला तुम्हारा क्या था, सिलिकॉन था, उसके अंदर हमने कितना किसके ग्रुप का मिला, 15th ग्रुप का, ठीक है, हमने 15th ग्रुप का मिलाया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें क्या मिला, ज़्यादा मिला। तो इसी से बना तुम्हारा क्या, एन टाइप सेमी कंडक्टर, समझ गए, सेमी कंडक्टर। तो ये था तुम्हारा पहला टाइप जो था एन टाइप सेमी कंडक्टर। समझ गए बात, लिख लिया ना। चलो बहुत, इतना समझ गए तो बहुत समझ गए, अब तुम दूसरा भी समझ जाओगे। चलो अब दूसरा देखते हैं क्या है। हाँ चलो, अभी हमने क्या मिलाया था, इलेक्ट्रॉन रिच मिलाया था, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिच वाला मिलाया था, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिच वाला कौन सा था, 15th ग्रुप, ठीक। अब सुनो, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलाएं, डेफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, मतलब कि सिलिकॉन के पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे कम मिलाएं हम। उससे कम कौन सा हो सकता है, ऑब्वियसली कौन सा, 13th ग्रुप, 13th ग्रुप। 13th ग्रुप कौन सा होता है, 13th ग्रुप कौन सा होता है, देखो चलो वो सब छोड़ो 13th ग्रुप अभी, वरना बोलोगे कि सर ये क्या कर रहा है। सुनो 13th ग्रुप, अब सुनो, सिलिकॉन जो है ये है सिलिकॉन, ठीक है, ये समझ गया सिलिकॉन। अब सुनो क्या हो, अगर हम इस पे, ठीक है, ये अभी कितना है 4 वैलेंसी वाला, इसमें अगर हम मिला दें 3 वैलेंसी वाला, 3 वैलेंसी वाला अगर हम क्या मिला दें, मान लो हमने बोरॉन मिला दिया, ठीक। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है ना। एल्यूमिनियम की भी 3 होती है, ठीक है। बैंगन, आलू, गोभी, इनथैला, ये सब तो पढ़ा है ना अपन ने, बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है, ठीक है। ये इंडियम है, ठीक है। अगर हम ये सब मिला दें, मान लो चलो हमने बोरॉन नहीं मिला, हमने आयन मिला दिया, ठीक, इंडियन मिला दिया। अब क्या होगा कि इधर इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 3 है। अब क्या होगा भाई, देखो जब तुम मिलाओगे इसमें, ठीक है, अब मैं इसके नीचे बना दे रहा हूँ एक, अगर तुम मान लो यहाँ पे जो सिलिकॉन था उसको उसने कर दिया रिप्लेस, SI इधर, ठीक, SI ये भी इधर है यहाँ पे, ठीक, ये और SI। अब यहाँ पे जो होगा वो तो बना ही नहीं पाएगा 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, कौन सा वाला, पॉजिटिव, क्योंकि सिलिकॉन क्या रहेगा, सिलिकॉन बॉन्डेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो इसकी जो वैलेंसी है वो यहाँ पर से 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई पूरी सेटिस्फाई, इसने बना ली 3 बॉन्ड, तो ये वाला तो वो बना ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो एक और देख लो लेयर, SI, SI, सुनो अब क्या होगा, यहाँ पे जो सिलिकॉन होगा ये 4 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है,
ये बनाता है कितने बॉन्ड, ये बनाता है सिर्फ 3 बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड जो है सिलिकॉन का, यहाँ से जो जुड़ा रहेगा सिलिकॉन, वो हो जाएगा फ्री। तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो वैकेंसी क्रिएट करेगा, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। ठीक, वो क्या करेगा, एक वैकेंसी शो करेगा, मतलब ऐसा। तो वो बनाएगा पॉजिटिव होल, वो बनाएगा पॉजिटिव होल, मतलब कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस पॉजिटिव होल के कारण क्या होगा, सिलिकॉन कभी उसको इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव होल पूरे ही मैट्रिक्स में घूमता रहेगा। मैट्रिक्स मतलब कि पूरे के पूरे कंपाउंड में वो क्या रहेगा, घूमते रहेगा, जिसके कारण उस पूरे कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, समझ गए बात। तो ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एन और पी टाइप, एन और पी टाइप जो हैं वो यूज होते हैं किस में, रेक्टिफायर में। ठीक है, ये इसका यूजेस है, ये हो गया इसके यूजेस। देखो क्या था, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या हो रहा था कि हम ज़्यादा वैलेंसी वाला मिला रहे थे, मतलब कि 14th ग्रुप में हम कौन सा मिला रहे थे, 15th ग्रुप मिला रहे थे। ठीक, 14th ग्रुप में 15th ग्रुप। अब इसमें क्या कर रहे थे हम, 14th ग्रुप तो भाई कॉमन था, 14th ग्रुप में हम क्या मिला रहे थे, 13th ग्रुप का मिला रहे थे। अब तुम खुद सोचो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके पास कितनी है, यहाँ पे है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है ये, और ये बना सकता है 5 बॉन्ड। यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो फ्री बच रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉन एक फ्री बच रहा है, तो इसके कारण वो क्या शो करता है, कंडक्टिविटी। एक समरी टाइप का देख रहे हैं हम, कंडक्टिविटी। अब इधर क्या होता है, ये है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी हैं। अब क्या करेगा, ये सिर्फ 3 को सेटिस्फाई कर पाएगा, और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका छूट जाएगा। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन नहीं बना, वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो उस पूरे मैट्रिक्स में, उस कंपाउंड में क्या बनाएगा, वो बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉजिटिव होल क्रिएट करेगा, वो पॉजिटिव होल क्रिएट करेगा वो। और उस पॉजिटिव होल के कारण हमें कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर तुम्हारा इंसुलेटर था, इम्प्योरिटी के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये उसके कारण तुम्हें मिलेगी कंडक्टिविटी, और उसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए। तो ये सब प्रोसेस होती है, समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे, अब हम चलते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ गए ना। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नॉन स्टाइशियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब Cu2O। ठीक है, ये क्या है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, ये लेबोरेटरी में बनाया गया है। इन दिस ऑक्साइड, ठीक है, इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन। ठीक है, जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, रेशियो इज स्लाइटली लेस देन, क्या है भाई, 2 से 1 से थोड़ा कम है, मतलब ये रेशियो प्रेजेंट नहीं है। तो हमें बताना है, कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें ये बताना है, क्या ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, हमें ये बताना है, चलो तो हमने सबसे पहले अभी देखा ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या था, ये हमने देखा है। ठीक है, तो सुनो, हो क्या सकता है इसमें हो क्या सकता है कि देखो Cu जो है वो क्या है, बॉन्डेड होगा ऐसे, Cu ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे O होगा, यहाँ Cu होगा, यहाँ पे फिर O होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक, CuO, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये 2 माइनस, ये 2 माइनस, ये प्लस, ये 2 माइनस, ये प्लस, ये 2 माइनस, प्लस 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 प्लस, ये 2 माइनस और ये 2 माइनस, ये 2 माइनस। ठीक, ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा। आप सोचो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या था कि भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या था कि कुछ ज़्यादा वैलेंस वाला जुड़ जाता था ना, कि कम वैलेंस वाला जुड़ता था, बताओ कम वैलेंस वाला जुड़ता था। सुनो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई Cu2 प्लस की जगह, Cu प्लस की जगह हो सकता है कि Cu2 प्लस आके जुड़ जाता हो। ठीक है, अब देखो अगर Cu2 प्लस इसमें अगर जुड़ गया होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस होगा। ठीक है, तो सुनो अभी क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन 2 कॉपर को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। ठीक, अब मान लो क्योंकि अभी कॉपर की वैलेंसी 1 है,
इसलिए एक ऑक्सीजन दो को न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। अब मान लो कोई आ गया होगा क्यूप्रिक, ये क्यूप्रस था, ये आ गया होगा क्यूप्रिक, तो क्या हो कर पाएगा, एक कॉपर को ऑक्सीजन, एक ही कॉपर को कर पाएगा क्या, न्यूट्रल कर पाएगा। तो ये वाला तो न्यूट्रल हो ही नहीं पाएगा, ये वाला न्यूट्रल तो वो हो ही नहीं पाएगा। अब सुनो क्या होगा, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को क्या होगा, मतलब न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये वाला जो कॉपर है ये चला जाएगा बाहर, ठीक है, ये वाला कॉपर चला जाएगा बाहर, तो यहाँ पे डेफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव डेफिशिएंट होगा तो वो क्या बताता है कि यहाँ पे भाई हाँ ये बना पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ पाए नहीं पर समझ पाए, ये बना पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब चीज सुनो हुआ क्या, एक कॉपर था, ठीक, एक वैलेंसी वाला कॉपर था, अच्छे से सुनना, एक वैलेंसी वाला कॉपर था। अब सुनो यहाँ पे हो सकता है कि भाई क्यूप्रिक आ गया हो, तो एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन एक 2+ वाले को ही कर पाएगा न्यूट्रल, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या कहती है कि जितने एनायन हो उतने ही कैटायन हो, ठीक है, तो उस जो पूरे कंपाउंड है उसका पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये वाला कॉपर चला जाएगा बाहर, ठीक है, मान लो ये चला गया बाहर, ये हो गया आउट। अब आउट हो गया तो किसकी कमी हुई, एक पॉजिटिव आयन गया ना बाहर, ठीक है, किसकी कमी हुई, वहां पे आ जाएगा वैकेंट, वहां हो जाएगा वैकेंट, ठीक है। तो वो जो वैकेंसी आएगी वो क्या होगा, वो उसको कहेंगे हम पॉजिटिव होल, ये हमने अभी पढ़ा है, उसको हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव होल। तो जो पॉजिटिव होल है उसको ही तो हम बोलते थे ना पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसको ही बोलते थे ना पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो कि भाई क्यूप्रिक आया, क्यूप्रिक रिप्लेस्ड किसको करा, क्यूप्रस को, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ भाई, क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव होल, ठीक है। इसके कारण कौन सा नेचर वाला सेमीकंडक्टर बना, पी टाइप का। तो तुम्हें कौन सा नेचर का मिला, वी ऑब्टेन, ऐसे लिख देना पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि हाँ भाई ये पी टाइप सेमीकंडक्टर ही बनाया था, समझ गए ये बात, बहुत सही। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, आयन विथ 2 आउट ऑफ 3, ठीक है, 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन। भाई फेरिक आयन ने क्या 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या करके रखे हैं, ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड क्या होगा। चलो हमें वो बताना है। चलो सुनो, अब मान लो हमें ये बात तो हमें पहले पता है कि नंबर ऑफ जितने एटम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जितने एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ठीक, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ठीक है। और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, तो 2 × n हो जाता है, ठीक है। तो मान लो कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं कितने एटम है उसके, n एटम प्रेजेंट है, n एटम उसके प्रेजेंट है, ठीक। अब सुनो फेरिक हमें गिवन है, फेरिक के कितने एटम प्रेजेंट है कि भाई उन्होंने बोल दिया है कि 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब n ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जो ऑक्यूपाइड है वो हमने n मान लिया, ठीक। तो अगर हम इसको किस में लिखना चाहें, हम रेशियो फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि देखो फेरिक का रेशियो हमें निकालना है, फेरिक रेशियो ऑक्सीजन, ठीक, फेरिक और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। तो सुनो फेरिक कितना कर रहा था, 2/3 n कर रहा था, और ऑक्सीजन को हमने सपोज किया था कि ये n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और उसको हम अगर होल नंबर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, यह भी फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको हम अगर सीधे सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, 3 का इंटू कर देंगे 2/3 से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 का इंटू हो जाएगा 3 से, जब कटेगा तो 1 आएगा ना। चलो बात ही बढ़िया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 2 रेशियो आएगा 3। तो क्या हो गया भाई कि Fe/2O, इनका रेशियो कितना आएगा 2/3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड क्या आया, Fe2O3।
समझ गए ना। तो बस ध्यान में तुम्हें सिर्फ ये रखना है कि जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं। और अगर इसी में तुम्हें आ जाता, दूसरा क्वेश्चन में आ जाता कि क्या होता कि तुम्हें टेट्रागोनल निकालने, तो टेट्रागोनल में कुछ नहीं होता, उसका डबल हो जाता है, किसका, n का। ठीक है, जितने भी ऑक्टाहेड्रल हैं उसका डबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा टेट्रागोनल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया खत्म। चलो अब हम चलते हैं, हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखो क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर पी टाइप होगा, कौन सा होगा एन टाइप। देखो तो ये है क्या, जर्मेनियम, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, और डोप्ड विथ इंडियम। देखो तो जीई को जीई में डाला है आईएन। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये है एसआई, एसआई को किस में डाला है, बोरॉन में। ठीक, तो ये तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पिछले में बताया है, पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से देखो। ये कौन सा ग्रुप है भाई, 14th ग्रुप है। ये भी कौन सा ग्रुप है, 14th ग्रुप है। और ये दोनों कौन से ग्रुप हैं, ये दोनों कौन से ग्रुप है, 13th ग्रुप है ना, ये दोनों हैं 13th ग्रुप। तो बताओ अब इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये एक वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो एक दोनों में होगा ये बात। यहाँ पे दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होल फिर से क्रिएट हो जाएगा। जब पॉजिटिव होल हो जाएगा तो वो क्या होगा आखिरी में, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और अगर वो मैट्रिक्स वाला देखना है, ठीक है, मैट्रिक्स वाला देखना है तुम्हें, तो तुम पिछले वाला देखो कि क्या होगा, पॉजिटिव होल वो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव होल, तो पॉजिटिव होल सब में घूमता जाएगा। तो ये तुम पिछले क्वेश्चन में देख लेना। तो इसका आंसर क्या आएगी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर उल्टा होता कि बोरॉन के अंदर हम क्या डालते, सिलिकॉन डालते, तो ये क्या हो रहा है, अब देखो बोरॉन कितना है, बोरॉन है 13th ग्रुप। ठीक, इसके हम डाल रहे हैं क्या, 14th ग्रुप का, 14th ग्रुप का। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली बचता, एक इलेक्ट्रॉन खाली बचता, तो जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता, और वो क्या इंड्यूस करता, वो नेगेटिव, नेगेटिव क्या करता, वो इंड्यूस करता, कहाँ पे, पूरे कंपाउंड में। तो वो तब होता एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो तब होता। ठीक, अभी तो क्या है कि देखो 14 में 13 जा रहा है, मतलब एक वैलेंसी वाला कम जा रहा है, समझ गए। अब अगर उल्टा होता कि बोरॉन का है और उसमें सिलिकॉन डाल रहे हैं हम, ठीक है, तब होता उल्टा। तो क्या होता कि भाई वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचता, तो उसके ही कारण तुम्हें कौन सा मिलता, एन टाइप मिलता। ठीक है, दोनों बता दिए कि दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर तुम्हें लिखा आ जाए कि बोरॉन जो है, ठीक है, बोरॉन डोप्ड विथ सिलिकॉन, तो इसका आंसर होगा एन टाइप, इसका आंसर होगा एन टाइप। ठीक है, अब तो तुम लोग समझ ही जाओगे, अब तो तुम लोग से बन ही जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा एन टाइप। चलो ये समझ गया ना, ये तो इजी था, पहले ही बताया था। चलो हम चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो गोल्ड है, गोल्ड दिया है, उसकी एटॉमिक रेडियस तुम्हें दी है। ठीक है, अब क्या है, क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट एफसीसी में। ठीक है, व्हाट इज द एज लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल। ठीक है, तुम्हें अब क्या बताना है, तुम्हें साइड निकालनी है। साइड क्या होती है, ए होती है, हमें ये तो पता है। ठीक, अब सुनो, एफसीसी का फॉर्मूला वो क्या था, रिलेशन क्या था, आर और ए के बीच में। ठीक है, याद नहीं है, होगा याद। देखो a√2 इज इक्वल टू 4r। देखो अब इसको थोड़ा हंसने वाले तरीके से कहते हैं कि दुनिया में फेस, दो चेहरे वाले लोग बहुत होते हैं। ठीक है, दो चेहरे वाले, दुनिया में दो चेहरे वाले, तो मतलब 2√, और तुम्हें दुनिया में 4 लोग हमेशा जज कर रहे होते हैं, 4 लोग हमेशा जज कर रहे होते हैं। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि भाई दुनिया में फेस से याद रखना, 2 मुंह वाले और 4 लोग हमेशा जज कर रहे होते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला। आप सुनो, तुम्हें निकालना क्या है, ए निकालना है, तुम्हें साइड निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, 4r/√2। ठीक है, √2 हो जाएगा। इसको हम सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि इसको हम क्या कर देंगे, 4r√2 है, नीचे भी √2 से इंटू, ऊपर भी √2 से इंटू, r तो r जैसे कहीं जैसा है। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, 4√2 अपॉन ये बचेगा 2 इक्वल r, यहाँ से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2√2 इज इक्वल इंटू r इज इक्वल टू a। ठीक, इंटू r, ये r है। ठीक, ये हो गया r, ये हो गया तुम्हारा। तो देखो अब तुम्हें क्या दिया है, 2a इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 2, वहाँ पे 2 इंटू
√2 तुम्हें रेडियस दी है, आर दिया है तुम्हें, ये देखो आर दिया है तुम्हें, तो इसका हो जाएगा इंटू 0.144 नैनोमीटर में है ये, ठीक है, याद रखना नैनोमीटर में अभी ये। अब तुमसे अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सुनो अब क्या होगा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है, इंटू 2 इंटू क्या है 0.144, ठीक, नैनोमीटर में है, याद रखना हमेशा। तो ये तुम्हारा आएगा कुछ 0.407 नैनोमीटर, ऐसा आएगा। अगर तुम्हें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये आ गई तुम्हारी एज लेंथ, यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया आंसर। अब तुम्हें अगर मान लो तुम्हें न्यूमेरिकल में उसमें आ गया, मल्टीपल चॉइस में आ गया, सेंटीमीटर में करना है, तो कुछ नहीं करना, 4.07 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा ये तुम्हारा सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो याद करके आओ तुम लोग पूरा कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल कितने नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, पिकोमीटर भी लगता रहता है, माइक्रो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, समझ गए। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो हमें इनके बीच में डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले ही हम स्टार्ट करते हैं किससे, एग्जाम्पल से भाई, एग्जाम्पल से, क्योंकि सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी बैंड थ्योरी क्या होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर 12, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऊपर लिख रहा हूँ 1s2, 2s2, 2p6 और आखिरी में आएगा 3s2, और बाकी के जो इसके होंगे 3s के p d वो होंगे खाली, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमें पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक क्या बढ़ता है, ऑर्बिटल बढ़ता है, तो एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। मतलब कि 1s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ये होगा, यहाँ पे होगा 1s, यहाँ पे मान लो है 2s, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2p, यहाँ पे 3s और यहाँ पे होगा 3p, ठीक, ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये फुलफिल्ड है और ये पूरा खाली है। सुनो, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसकी है, इस वाले की है, ठीक, सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर सबसे उससे कम किसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी कम है, फिर उसके बाद इसकी एनर्जी कम है, ये तो चलता रहेगा, ठीक, और फिर उसके बाद इसकी एनर्जी कम है, ठीक, और इसकी एनर्जी तो है ही, अभी बताते हैं, इसकी एनर्जी तो एम्प्टी है ना वो, अभी देखो। अब जो बैंड थ्योरी वो क्या कहता है, उसमें दो चीज़ होती हैं, क्या, वैलेंस बैंड होता है एक, वैलेंस बैंड क्या होता है कि भाई ऑक्यूपाइड एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी, हाईएस्ट है इधर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी, ठीक है। वो बैंड जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब पूरे का पूरा उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाइड हैं। इसका मतलब क्या, देखो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3s की है, और उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्यूपाइड है। मतलब कि देखो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे प्रेजेंट होंगे ना, एक ही ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड है ना, ठीक है। तो उस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे, उस एनर्जी बैंड को हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड, ठीक है, उस बैंड को हम कहेंगे वैलेंस बैंड। अब एक और चीज़ होती है क्या, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन या कंडक्टिंग बैंड, ठीक, ये होता है एक। अब ये बैलेंस हो गया, जब क्या था, ऑक्यूपाइड था। अब इसमें उल्टा करते जाओ, इसमें क्या था, हाईएस्ट एनर्जी था, तो इसमें क्या होगा, लोएस्ट, ठीक, लोएस्ट एम्प्टी बैंड को ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग बैंड या कंडक्शन बैंड। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे तो एम्प्टी है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी मैंने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं भर गया ये, ठीक, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको ही हम बोलेंगे कंडक्टिंग बैंड या कंडक्शन बैंड, ठीक, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिव बैंड या कंडक्शन बैंड, ठीक। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है और सबसे लोएस्ट होगा, इसके ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, इसके जब तुम ऊपर जाते जाओगे, ठीक, वो तो पहली बात है कि भाई तुम जाओगे ही नहीं, क्योंकि जब तक ये फुलफिल नहीं हो जाएगा तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ये प्रिंसिपल तो हमने पढ़ा है ना, बाहु प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, ये सब हमने पढ़ा है ना। क्या होता है कि सबसे पहले तुम्हें पूरा उसको ही फिल करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर तुम जा ही नहीं सकते, ये तो छोड़ो। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है ना, और सबसे लोएस्ट एनर्जी इसकी ही होगी ना एम्प्टी में, तो इसके ऊपर आएगा तो उसकी बढ़ते जाएगी, समझ गए ना। तो ये होगा कंडक्टिंग बैंड,
समझ गए, ये होगा कंडक्टिंग बैंड। अब सुनो एक और चीज़, जब वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच में जो क्या होगा, जो गैप प्रेजेंट होगा, मतलब कि गैप, जो गैप है वो किसके बीच में है, कंडक्टिंग बैंड, कंडक्टिंग या कंडक्शन बैंड, ठीक है, और एंड मत, इन दोनों के बीच का जो गैप प्रेजेंट होगा उसको ही हम बोलते हैं एनर्जी गैप, उसको ही हम बोलते हैं एनर्जी गैप, और इसको ही एक और बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप। अब इससे ही तुम्हारा डिटरमाइन हुआ कि भाई कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो चलो अब हम वो देखते हैं कि वो होता है क्या। होता है कि जब एक यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है बैलेंस, ये क्या है तुम्हारा वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा कंडक्टिंग बैंड। अगर इन दोनों के बीच का अगर गैप बहुत ही ज़्यादा है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये तो तुम्हारा फुलफिल है, ठीक, तुमने इसको हीट दिया नहीं दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई, फ्लो होना चाहेगा, वो ऊपर जंप करना चाहेगा, वो किधर आना चाहेगा, वो आना चाहेगा किस में, कंडक्टिंग बैंड में आना चाहेगा वो, ठीक है। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसको बहुत एनर्जी चाहिए यहाँ तक आने के लिए, तब क्या होगा, तब ये होगा कि भाई इतनी एनर्जी तुम दे ही नहीं सकते, तो उस टाइप के बिहेवियर को कहते हैं, उसको हम बोलते हैं फिर से समझो, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं पहुंच पाएगा कहाँ पे, कंडक्टिंग बैंड पे, कंडक्टिंग बैंड पे नहीं पहुंच पाएगा तो वो कंडक्टिविटी भी शो नहीं करेगा, और जब वो शो नहीं करेगा तो उसी टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एकदम कट टू पॉइंट बता दिया, समझ गए। अब सुनो एक और चीज़, अब मान कह लो होता ही है, ये है कंडक्टिंग बैंड फिर से, ठीक, और ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है मिनिमम, ठीक, इतना है कि हाँ भाई एनर्जी गेन करके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा सकता है, वो कंडक्टिंग बैंड पे जा सकता है, और वो बिहेव कर सकता है कैसे, कंडक्टर की तरह। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। और ये अभी हम पिछले में पढ़ के आए हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया और क्या हो गया तुम्हारा जर्मेनियम हो गया, इनको हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है, पढ़ा है ना, हीट दे रहे हो ना, इसलिए तो ये जंप करके कहाँ जा रहा है, कंडक्टिंग बैंड पे, हीट देनी पड़ती है, जिसके कारण वो क्या कंडक्शन शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक, ये है तुम्हारा सी, समझ गए ना। अब सुनो दूसरी चीज, अब मान लो जो वैलेंस है, अगर वैलेंस बैंड जो है वो ओवरलैप ही करता है किससे, कंडक्टिंग बैंड से, ओवरलैप ही कर गया क्या, कंडक्टिंग बैंड से, तो क्या तुम लोग खुद बताओ, क्या इसको कोई एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे घूमता घामता बंदा इधर पहुँच जाएगा ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मान लो भाई, वो घूम रहा है, गलती से इधर आ गया वो, ठीक है, उसने ना तो एनर्जी लगाई ना कुछ लगाई, ये ओवरलैप अगर कर रहा है तो जल्दी से क्या करेगा, शो करेगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जल्दी से शो करेगा, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, वो कंडक्टर होता है, उस टाइप के सब्सटेंस को हम कंडक्टर बताते हैं, समझ गए बात। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, देखो डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में करना, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो सुनो, कंडक्टर के भाई जो ओवरलैप करता है, देखो वैलेंस बैंड और एंड कौन सा, कंडक्टिंग बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर, ऐसे लिख देना, ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर, तो दे डोंट नीड एनी एनर्जी या डोंट रिक्वायर एनी एनर्जी, ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब। और इंसुलेटर के बीच में क्या हो, इंसुलेटर क्या होता है, इन्हें तो भाई इतना ज़्यादा गैप है, इतना ज़्यादा गैप है, तो भाई तुम एनर्जी दोगे भी तो मान लो इधर तक आ पाया, इधर तक तो वो आ ही नहीं पाया, जब वो नहीं आ पाया तो वो क्या होगा, कंडक्टिविटी ही शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इधर लिख देना कि भाई टू मच बहुत ज़्यादा, ठीक, बहुत ज़्यादा गैप है किसके बीच में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टिंग बैंड के बीच में, समझ गए, ठीक। अब सुनो, इसमें तुम्हें बताना कंडक्टर और सेमीकंडक्टर,
तो फिर से कंडक्टर का वही कि ये होते हैं ओवरलैप्ड होते हैं। कौन कौन अभी पढ़ा। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि भाई छोटू सा गैप है जिसको हम एनर्जी देने पे हम उसको पार कर सकते हैं। समझ गए ना, ये दरिया है जो हमें नाव मिल गई है, हम पार कर सकते हैं। समझ गए। तो वो जो छोटू सा गैप है उसने पार कर लिया और फिर वो कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारे दो डिफरेंस। ठीक, दो डिफरेंस हो गए और बता दिया फॉरबिडन क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है, एनर्जी गैप क्या होता है। तो ये सब हो गया हमारा। चलो बहुत अच्छे से समझे होगे, हमें पता है, मज़ा भी आया होगा। ठीक, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है क्या है किसी भी कंपाउंड से या किसी भी लैटिस से, ठीक, क्या हो जाए वो मिस हो जाए, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। था ना इजी। चलो देखो इधर आओ, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, फिर से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव तुम्हारा क्या हो गया, गुम हो गया, पॉजिटिव यहाँ से गुम हो गया। और अब देखो पॉजिटिव तो गुम हुआ ही हुआ, साथ में वो ले गया किसको, नेगेटिव को। अब ऐसा हो क्यों रहा है, एक जा रहा है तो एक ही जाए, दो क्यों जा रहे हैं भाई। देखो अगर एक सिर्फ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, तो वो पूरा लैटिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि अगर एक कैटायन जाता है, अगर एक कैटायन जाता है तो एक एनायन भी जाता है, एक एनायन भी जाता है। समझ गए। देखो यहाँ से नेगेटिव गया, ठीक, यहाँ से पॉजिटिव गया, समझ गए ना। तो जब यहाँ से नेगेटिव गया, यहाँ से पॉजिटिव गया, तो क्या हुआ, न्यूट्रलिटी हो गई। अब मान लो यहाँ से सिर्फ नेगेटिव चला जाता तो क्या होता कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन ही नहीं हो पाती। टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी क्या होता है, साथ में, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या निकल जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ गए। अब तुम लोग खुद सोचो, जब भाई यहाँ से निकल गए तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क आया, यहाँ से दो आयन निकल गए ना, यहाँ से दो आयन ही निकल गए, ठीक, एक एनायन एक कैटायन दोनों निकल गए, तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क आया, हाँ डेंसिटी इसमें क्या होती है, डेंसिटी इसमें हो जाती है कम। ठीक है, इसमें हो जाती है डेंसिटी कम, और इस टाइप के बिहेवियर के कारण इसमें जनरेट हो जाती है कंडक्टिविटी, ठीक, इस टाइप के बिहेवियर के कारण हो जाती है कंडक्टिविटी। अब सुनो, एक और चीज़ है, अगर ये कंडीशन होना है या कराना है तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सिमिलर साइज ऑफ तुम्हें लेने पड़ेंगे, सिमिलर कंडीशन है ये, ठीक है, कंडीशन है ये, ठीक है, कि तुम्हें लेने पड़ेंगे सिमिलर साइज के कैटायन भी एंड एनायन भी। ठीक है, इन लोगों की जो साइज है वो सिमिलर होनी चाहिए। समझ गए, तब होगा तुम्हारा शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ गए। इसका एग्जाम्पल होता है AgB और NaCl, ठीक है, और तुम्हारा KCl, CSCl, ठीक है, ये सब होते हैं इसके एग्जाम्पल किसके, शॉर्टकी डिफेक्ट के। समझ गए बात। तो ये हो गया तुम्हारा इधर ये वाला ख़त्म, समझो। अब दूसरा आओ, दूसरा तुम्हारा क्या है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। दूसरा है तुम्हारा फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है कि सुनो, अब क्या हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब दोनों निकल गए तो वो शॉर्ट की था। अब अगर पॉजिटिव निकल जाए तो एक चीज सबसे पहले ये जान लो कि ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप, नेगेटिव पॉजिटिव, इन दो जो बीच में जो गैप बन रहा है, ये जिसको हम वॉइड कहते हैं, ठीक है, उस गैप को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ गए बात। तो देखो अब अगर जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, अगर वो निकल जाए, बाहर नहीं निकले और वो जब यहाँ से मूव होके वो आ जाए इंटरस्टिशियल स्पेस पे जब वो आ जाएगा तो उस टाइप के इफेक्ट को तुम क्या बोलोगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसको हम डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट बोलते। ठीक, क्योंकि भाई क्यों बोल रहे हैं ये, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरे के जगह पे जा रहा है, अपनी लोकेशन को छोड़ के कहाँ पे जा रहा है, वो दूसरे की जगह पे जा रहा है,
उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन इफेक्ट। समझ गए बात? चलो बहुत अच्छे। अब ये बात बताओ, इसमें डेंसिटी में कोई फर्क आ रहा है क्या? क्या इसमें से बाहर निकल रहा है? बाहर नहीं निकल रहा है। बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? डेंसिटी में कोई फर्क आएगा? तो इसमें तुम लिख दोगे नो चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी जैसी है वैसी प्रेजेंट रहेगी। समझ गए बात? सुनो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ गए, जिसके कारण क्या होगा, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तुम्हारा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा। समझ गए ये बात? वो जाएगा तुम्हारा बढ़। अब ये किस कंडीशन पे होता है? जैसे ये सिमिलर कंडीशन पे होता है कि एटम और एनायन की साइज सिमिलर होनी चाहिए। ये किस कंडीशन में होता है? इसमें क्या होता है कि एनायन के जो साइज हैं, इसमें क्या होता है कि जो एनायन के साइज हैं वो होने चाहिए बड़े, किससे? कैटायन से। ठीक है, ये तब इफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब एनायन के साइज बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े साइज हैं मान लो, ठीक, इतने बड़े बड़े साइज हैं, ये इतने बड़े बड़े साइज हैं, तो यहाँ पे वॉइड स्पेस बड़ा होगा। वॉइड स्पेस बड़ा होगा तो यहाँ पे आके बेचारे कैटायन बैठ जाएंगे, कैटायन इधर पे आके क्या जाएंगे? बैठ जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन इफेक्ट। समझ गए? इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, अब बताओ स्टेबिलिटी में चेंज आएगा क्या? इसमें स्टेबिलिटी में भी चेंज आता है। किसमें? शॉर्टकिट इफेक्ट में, क्योंकि देखो यहाँ से दोनों निकल गए। समझ गए? तो इसके यहाँ से दोनों निकल गए तो मेल्टिंग पॉइंट में भी फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट में भी फर्क आएगा। समझ गए? तो ये हो गए हमारे दो चीज़, एक हो गया शॉर्ट की, एक हो गया फ्रैंकलिन। समझ गए अच्छे से? बहुत अच्छे। चलो अब हम चलते हैं, हमारा आगे का पॉइंट क्या है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उसी का पार्ट है। देखो ये क्या है, हमें बताना है इंटरस्टिशियल होता क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, अब वो देखना है हमें। सुनो, ये हमें पता है ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है कि एक पॉजिटिव होगा तो ए जितने यहाँ पे हैं वो हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हैं ये पॉजिटिव चार्ज, और जितने बी हैं वो हैं नेगेटिव चार्ज, वो हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो जितने भी जो ये प्रेजेंट हैं ए बी बी ए, इनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम वॉइड कहते थे, और उसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब क्या हो, अब क्या हो, यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव चार्ज बैठ जाए। ठीक, पॉजिटिव चार्ज बैठ जाए, ठीक है, उसी को हम एक और चीज़ बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। उसी को हम बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल होते पॉजिटिव चार्ज, और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बैठ जाए, ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी नहीं रह पाएगी। तो इसी के कारण उसको मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे आके बैठ जाए, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। तो उस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ गए बात? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर से सुन लो, देखो क्या होता है जब वॉइड पे आके एक कैटायन आके बैठ जाए, कैटायन आके बैठ जाए किस किस के बीच में? ए बी बी ए। देखो ए बी बी ए मतलब दो लेयर है, उसके बीच में आके बैठ जाए। बैठ गया तो क्या होगा, क्या होगा कि वहाँ पे जो एक आ जाएगा डिफेक्ट, वहाँ पे हो जाएगा डिफेक्ट, क्योंकि भाई जगह ही थी नहीं, वो ज़बरदस्ती बैठ गया और अनस्टेबल फील करेगा। ठीक, अनस्टेबल फील करेगा। अब क्या होगा, वहाँ पे अगर एक ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया अगर, तो क्या होगा, न्यूट्रलिटी हो नहीं पाएगी, तो उसको नेगेटिव चार्ज भी चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए। उस टाइप के इफेक्ट को कहते हैं हम, उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ गए? चलो बहुत अच्छे। ये होता है ZnO में भी होता है, जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है, Zn रहता है इधर। ठीक है, इस टाइप के इफेक्ट को हम इस चीज़ में देखा जाता है। समझ गए ना? अब ये क्या हो, अब जब तुम इसको हीट दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये सब तो पता है ना, ये सब हाँ इसके कारण होता है। अब सुनो, अब दूसरा आता है तुम्हारा एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है? अब सुनो, मान लो ये है NaCl का क्रिस्टल, NaCl, Na, और ये भी Cl, सेम इधर होगा Cl Na। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट होता है ना, Cl फिर Na। अब एक और होगा इधर, मान लो लेयर बहुत बड़ी है भाई, समझ गए हो ना, जैसे दुनिया है बड़ी वैसे लेयर बड़ी है, यहाँ पे Cl प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये सबको पता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये है क्रिस्टल किसका? NaCl का ये क्रिस्टल है ना,
NaCl का ये क्रिस्टल। अब अगर हम क्या करें, इसके ऊपर से हम वेपर को निकालें, किसकी वेपर को, सोडियम की वेपर को। ठीक, सोडियम की वेपर अगर हम NaCl के क्रिस्टल से निकालते हैं तो क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम ऑलरेडी एक मेटल है, तो वो हैलाइड पे जाके ऐसे जाके बैठ जाता है, हैलाइड पे जाके वो बैठ जाता है। तो वो क्या करेगा, वो इसको खींच लेगा, इसको ऐसे वो खींच लेगा। ठीक है, वो इसको खींच लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl में से जो Cl है वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। चलो भाई निकाल ले, देखो यहाँ से Cl जो है वो अब निकल गया, Cl निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। ठीक, एक एनायन डेफिशिएंट हो गया, इधर पे क्या हुआ, एनायन डेफिशिएंट हो गया, एनायन डेफिशिएंट हो गया। ठीक, एनायन डेफिशिएंट हो गया। अब क्या हो कि ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो भाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो सुनो अब क्या होता है, जो सोडियम वेपर आई थी, जो सोडियम वेपर आई थी वो क्या होगा, जब Na+ देगा तभी तो Cl- निकलेगा और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा जब वो पॉजिटिव चार्ज में आएगा और वो पॉजिटिव Cl को लेकर निकल जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आके बैठ जाएगा। समझ गए बात, इधर पे आके वो बैठ जाएगा। समझे ना इतना। अब क्या होगा, मान लो तुम्हें क्या हुआ, F सेंटर तुम्हें मिला क्यूब। अब क्या होगा, ठीक, F का इसमें जो मतलब है, F का मतलब ही कलर होता है ग्रीक वर्ड में, F का मतलब ही कलर होता है, समझे ना। तो इसका मतलब है कि ये जो सॉलिड है वो कलर देंगे ही देंगे। अब वो क्यों देंगे, इसका रीज़न भी है। सुनो, तुमने जो वेपर दिया, Cl निकला, सोडियम का इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। अब जब तुम इस लैटिस को जब तुम हीट दोगे तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन भाई एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब एक टाइम बाद तो उसका जो है क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। अब जो एक्साइटेड स्टेट में वो गया, ठीक, ग्राउंड स्टेट में था, तुमने हीट दी उसको, क्या दिया तुमने, हीट दी। ठीक, तुमने उसको हीट दी ऐसे में, तो क्या होगा, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब जब वो वापस आएगा एनर्जी रिलीज करके, ठीक है, तो वो कुछ कलर को वो क्या आएगा, कलर को वो एमिट करते आएगा, कलर को वो एमिट करके आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाले क्रिस्टल कुछ कलर्स देते हैं। जैसे देखो NaCl पहले होता है क्या, कोई कलर नहीं होता उसका, लेकिन जब F सेंटर में जब तुम उसको हीट देते हो तो जो NaCl का क्रिस्टल है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, ये येलो कलर का वो हो जाता है। समझ गए बात। तो ये होता है तुम्हारा पूरा F सेंटर डिफेक्ट, F सेंटर ये तुम्हारा होता है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो इधर, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ठीक, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज है। इट्स मेटेलिक रेडियस तुम्हें R दी है कितनी, 125 पिकोमीटर। ठीक, 125 पिकोमीटर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। अब सुनो क्या होगा, अब इसमें तुम्हें निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, तुम्हें निकालना है A। ठीक, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है भाई, CCP है, मतलब कि ये कौन सा है, FCC है ना, CCP है मतलब ये कौन सा है, FCC, हमने ये पढ़ रखा है। देखो अब क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होता है, A√2 = 4R। सीधे ये लिख दिया है क्योंकि हमने पहले पढ़ाया है इसका। ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, A की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2√2R। पिछले क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ इसलिए सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी आएगी इधर से, 2 × 1.414 इंटू R कितनी दी है तुम्हें, 125 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 250 अपॉन 1.414 अपॉन 9 इंटू इक्वल A। तो A की वैल्यू आएगी तुम्हारी 353। ठीक, 353 कुछ पॉइंट में आएगी, तो इसको ये होगी पिकोमीटर में। समझ गए बात। चलो ये तुम्हारे आ गया क्या, तुम्हारी जो साइड की जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ द साइड आ गई, यूनिट सेल की 353। अब तुम्हें क्या निकालना है, हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर। अब कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, ये ऑलरेडी किसमें, वॉल्यूम में गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, इसका वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, देखो अभी ये पिकोमीटर में है, पिकोमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो इंटू 10⁻⁻10 करना पड़ेगा। देखो 353 इंटू 10⁻⁻10 की होल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब। A की वैल्यू क्या है 353, तो ये हो जाएगा क्यूब इसका। समझ गए बात, ये हो जाएगा क्यूब इसका। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर, का आंसर आएगा 4
6.421 इंटू 10⁻⁻23, इतना कुछ आएगा इसका आंसर ए क्यूब। अब तुम्हें निकालना क्या है, ये तो तुम्हारा पूरा टोटल वॉल्यूम आया, अब तुम्हें निकालना है, अब जब तुम इसको निकालोगे तो ये क्या आएगा, देखो अगर तुम्हें किसके लिए निकालना है, अब तुम्हें 1 सेंटीमीटर क्यूब के निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जब तुम इसको निकालोगे तो 1/a क्यूब हो जाएगा। ये 1/a क्यूब जब हो जाएगा तो ये क्या होगा 4.421 इंटू 10⁻³ अपॉन ये इसके अपॉन में, ये किसके अपॉन में जाएगा 1 के अपॉन में, क्योंकि तुम्हें 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकालना है ना, और तुम्हें पूरा अभी निकाला तुमने a क्यूब, तो ये कोई क्या हो जाएगा 1/a क्यूब हो जाएगा। समझ गया ना ये बात, क्योंकि यूनिट के लिए निकालना था। अब क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 2.27 इंटू 10⁻22। समझ गए ना, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ गए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए तुम्हें लगेगा 2.27 इंटू 10⁻22, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक, वो पिकोमीटर में था, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। ठीक, और ए की वैल्यू तभी हमने निकाली थी, ए कितना था 353, ठीक, पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेना किस में, सेंटीमीटर में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। समझ गए, चलो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखते हैं हम। चलो तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ़ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल, ठीक, -3 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, ठीक है, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, कितनी बनेगी ये हमें बताना है कि कैटायन वैकेंसी बनेगी कितनी। ठीक है, तो समझ लेना, ये तो हमेशा याद रखना कि इधर क्या पूछा है, कैटायन एजेंसी, मतलब कि आयंस पूछे हैं, तो ये हमेशा याद रखना किससे निकलते थे आयंस, वो तो अभी याद आ जाएगा कि 1 मोल में कितने आयंस प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हम किसी चीज़ का इंटू करते थे। ठीक है, ये तो अभी बता दिया शुरुआत में ही। अब देखो क्या होगा, देखो इफ़ NaCl जो है वो किस में है, डोप है, डोप्ड, उसमें क्या डाला हमने SrCl2 परसेंटेज में, कितने परसेंटेज में, 10⁻³ मोल परसेंटेज में। ठीक, ये तो परसेंटेज में। अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोल सकते हैं ना कि भाई 100 NaCl हैं, 100 NaCl है, ठीक है, उसको हमने कितने में डाला, SrCl2 के 10⁻³ मोल में, तो ये तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन हो गया। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 NaCl कितना हो जाएगा, 1 NaCl कितना हो जाएगा 10⁻³ अपॉन क्या होगा, ये हो जाएगा 10⁻²। ऐसे लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻⁵, ये हो जाएगा इसका ये। ठीक है, तो मतलब 1 मोल NaCl में कितना लगा 10⁻⁵, क्या लगा, मोल लगा क्या, SrCl2। अब हमें ये तो मिल गया। अब कैटायन वैकेंसी कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि देखो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज हैं, वैकेंसी। तो अच्छा ये बताओ, ये क्या होगा, ये स्पीसीज ही है ना, आयन, कैटायन, एनायन, ये सब स्पीसीज हैं। तो हम इसको किस में निकाल देते कि अगर 1 मोल में कितने हैं, तो कितना होता था Na क्या होता था, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इसको हमें इंटू किससे करना पड़ेगा, देखो ये क्या होगा 1 मोल में क्या होगा, ये देखो 10⁻⁵ इंटू क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर Na कितना होता है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 10⁻⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर तुम्हें दिख रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 इंटू ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻23 - 5 क्या होगा 18। तो कितनी वैकेंसीज मिली तुम्हें कितनी वैकेंसीज मिली, 6.022 इंटू 10⁻18। ठीक, तुम्हें इतनी वैकेंसीज मिली। समझ गए बात। चलो फिर से देखो, NaCl था, उसको उसमें डोप करा SrCl2 का 10⁻³ मोल परसेंटेज में। ठीक, अब उसको हमें परसेंटेज से हटाना है, तो हम क्या करते हैं, या तो अगर हमें बनाना रहता है तो इंटू करते हैं, वरना डिवाइड करेंगे। देखो तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं ना कि 100 NaCl में 10⁻³ मोल प्रेजेंट है। अब क्या होगा, 1 NaCl में कितना होगा, अंदर चला जाएगा भाई, ये तो वो है ना, क्रॉस हो जाएगा ये। ठीक, तो ये क्या होगा 10⁻³ 10⁻²,
अब जब ऊपर जाएगा ये बेस वैल्यू तो 10⁵ हो जाएगी। समझ गए बात। अब ये आया तुम्हारा 1 मोल में। अब 1 मोल में कितने आयन प्रेजेंट है उसके लिए हम एवोगैड्रो का हेल्प लेते हैं। ठीक, हेल्प लिया, फिर हमने क्या किया, हमने पुट कर दी सीधी वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की। 23 से -5 हो गया, ये तो आप लोग समझ गए होगा, कैलकुलेशन है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। तो वैकेंसीज की भी आंसर आ गया हमारा इधर। समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। आओ चलो अब हम आकर हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो कि हमारा पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का अकेला नहीं। देखो अब वो हमारा क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमें बताना है, बाकी के भी हैं, ये एक अकेला नहीं है और भी हैं। देखो पहला हमें बताना है फेरोमैग्नेटिक, ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे है तो फिजिक्स का पार्ट। चलो लेकिन देखो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, कोई भी सॉलिड जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, सच सॉलिड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जब मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करी जाए, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल होगा। ठीक, तो अगर तुम बीच को सब्सटेंस को रख देते हो तो उसमें क्या हो, उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाए। तो वो टाइप के जो सब्सटेंस होंगे वो होंगे कौन से, फेरोमैग्नेटिक। अब होता क्या है, देखो मान लो कि ये तुम्हारे क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये अभी ऐसे हैं, ये ऐसे प्रेजेंट है अभी। ठीक, ये अभी कुछ ऐसे कुछ प्रेजेंट है। ठीक, क्या होता है, डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, कि एक ऐसा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, तो फिर हो सकता है अगला वाला यहाँ पे नेगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हो, हम इधर से क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। मैग्नेटिक फील्ड जो है हम क्या करें, अप्लाई करें। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो ये सब, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फ्लो हो रही है, तो विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी अपने आप को अरेंज कर लें। ठीक, ये भी अरेंज ऐसे कर लें, ऐसे अरेंज हो जाएं ये। ठीक है, तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, ठीक, अभी जब हमने लगाई थी तो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे। ठीक है, क्या अलॉन्ग विद द क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड वो अपने आप की पोजीशन कर ले रहे थे। ठीक, अब अगर हम मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें अगर हम, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करें, वो इसी फॉर्म में रहें। ठीक है, और इनका जो वो कभी ना हो क्या, डीमैग्नेटाइज। ठीक है, वो कभी डीमैग्नेटाइज ही ना हो, उस टाइप के सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, उस टाइप के सब्सटेंस को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक, या उस टाइप की प्रोसेस को कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। समझ गए बात, समझ गए। ये हमने फील्ड करी तो अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक फील्ड उनने अपने आप को क्या कर लिया, पोजीशन कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि चलो भाई अब खत्म, अब नहीं होना। ठीक, अब हमने निकाल दिया उसको, लेकिन उसके बाद भी ये बिहेव करने लगे किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। ठीक, मैग्नेट की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, स्पेलिंग पे मत जाओ बेटा, पढ़ो। ठीक, मैग्नेट की तरह वो अपने आप को बिहेव करें, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक्स। समझ गए बात। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, देखो सबको पता, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ठीक, क्या करना है, एक चीज़ कर सकते हो तुम, ये तो करा भी होगा वैसे, आयरन की कुछ भी लेना, कोई भी सब्सटेंस लेना, खील लेना है, जो भी लेना है, और उसको तुम क्या करना, वायर से लपेट देना। लेकिन एक टाइम बाद देखना, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी उसको दोगे ना, और जब तुम उसको बंद कर दोगे, वो तब बिहेव करना स्टार्ट कर देगी मैग्नेटिक की तरह। समझ गए। तो उस टाइप के जो सब्सटेंस हैं उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। समझ गए बात। चलो हमारा अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, वो क्या कह रहा है। देखो ये है पैरामैग्नेटिज्म। अभी हमने देखा था फेरो, अब देखेंगे हम पैरा में क्या रहता है कि भाई वो सॉलिड जो क्या हो, वीकली अट्रैक्ट हो, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, वीकली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अब वो क्यों होंगे, क्योंकि उसमें एक या उससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होंगे, मैग्नेटिक से जो थोड़ा सा वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि ये तो सेम वही कि भाई अभी तो वो नॉर्मली अरेंज है, जैसे भी अरेंज हो। ठीक है, वो नॉर्मली अरेंज है। ठीक है, अब क्या करो तुम, इसमें से क्या कर दो, मैग्नेटिक फील्ड क्या की, अप्लाई करी। मैग्नेटिक फील्ड तुमने इसमें करी अप्लाई। अब ये क्या करें, अपने आप को किस में ले आए, फेरोमैग्नेटिक, वो क्या किस में ले आए, वो यूनिडायरेक्शन कर लें, अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने आप को क्या कर लें, पोजीशन कर लें। लेकिन अगर अब तुम क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, तो वो अपने वापस फॉर्म में आ जाएं। उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। समझ गए ये बात। और ये हमने उसमें भी पढ़ा है,
क्यों एक थ्योरी फेल हो गई थी, याद करो, ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि वो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर जो थी वो नहीं समझा पाई थी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं समझा पाई थी। ठीक है, अब वो थ्योरी तुम लोग याद करते रहना, 12th में पढ़ के आए थे। इस टाइप के जो कंडक्टर या सब्सटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। समझ गए बात? ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब देखो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्या है, फेरी मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेरी मैग्नेटिज्म। अब उसमें क्या होता है, देखो एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल आर अलाइन एंटी पैरेलल। मतलब कि देखो भाई, कोई भी जो है वो एंटी पैरेलल अलाइन है। ठीक, एंटी पैरेलल वो अलाइन है। ठीक, टू वन अनदर बट इज अनइक्वल नंबर सच एज मटेरियल आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या है कि देखो ये जो अलाइनमेंट है ना, जो अलाइनमेंट है वो क्या है, अपोजिट हो एक दूसरे के। ठीक, अपोजिट हो एक दूसरे के, और वो जो नंबर है वो जरूरी नहीं वो सेम हो सकता है कि दो जो हैं वो क्या है, सीधे हैं, दो नीचे हैं। ठीक, ऐसे टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, फेरी मैग्नेटिज्म। अब इसमें क्या हो सकता है कि देखो इसमें क्या होगा, ये जो है इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो इस टाइप की वजह से इसमें क्या आती है, अब इसमें देखो एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है कि ये दो जो हैं वो अपवर्ड हो, ये दो डाउनवर्ड हो, फिर हो सकता है एक अपवर्ड हो फिर एक डाउनवर्ड हो। ठीक, इस टाइप के सब्सटेंस में क्या होगा, मान लो यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है। ठीक, तो एक कैंसिल आउट कर पाएगा, एक नहीं कर पाएगा, तो इसके कारण थोड़ी सी क्या आती है, मूवमेंट आती है, किसमें, मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ी सी वो देता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। समझ गए बात? नहीं समझे, सुनो फिर से सुनो। क्या है, अगर दो पैरेलल हैं, ठीक, लेकिन नंबर नहीं पता तुमको, नंबर नहीं पता, ठीक, क्या एक इधर है एक इधर, फिर एक क्या हो गया, एंटी हो गया, एक फिर क्लॉकवाइज फिर एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हो सकता है कि दो क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो, समझ गए ना? तो वो दो है, जो दो क्लॉकवाइज हैं, जो दो क्लॉकवाइज हैं वो क्या है, उनमें से सिर्फ एक को वो क्या कर पाएगा, न्यूट्रल कर पाएगा, लेकिन जो एक है वो तो देगा ना मैग्नेटिक फील्ड में अपना इफेक्ट। ठीक है, वो देगा। तो इसके ही कारण, उन्हीं अनइक्वलिटी के कारण उसमें क्या हो, वीकली अट्रैक्शन हो, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, और फेरेट्स क्या होते हैं, मेटल प्लस Fe2O3, ये होते हैं क्या, फेरेट्स। अब मेटल वो कुछ भी हो सकता है, Zn2+ हो सकता है, ठीक है, Mg2+ कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो शो करते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। समझ गए ये बात? ये होता है फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें अलाइनमेंट क्या है, अनइक्वल होती है, बस इतना समझ लो कि अलाइनमेंट अनइक्वल होती है। ठीक है, एक एटम भी प्रेजेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज में भी प्रेजेंट हो सकता है, फिर दो में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है। इसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो शो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म। समझ गए बात? एग्जाम्पल हमने देखा आयरन का ऑक्साइड और फेरेट जो होते हैं वो होते हैं। समझ गए बात? चलो बहुत सही। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखो क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसमें तुम समझ जाओगे फेरी मैग्नेटिज्म में भी क्या था। सुनो अब इसमें क्या है, देखो दे हैव अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट एडजेसेंट मैग्नेटिक मूवमेंट लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ये क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, अपने आप को शो करें क्या, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। ठीक, अब क्या हो, मान लो ये है प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी ऐसा प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी ऐसा प्रेजेंट हो, भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करें, ये इसको कैंसिल कर दे, ये इसको कैंसिल कर दे। जब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो एक बात बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं आएगा। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आएगा तो ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे और वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते थे किससे, मैग्नेटिक की तरफ। और ये इनका एकदम उल्टा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, उसको क्या कर रहा है, वो कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक, तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के जितने भी सब्सटेंस होंगे हम उनको क्या बोलेंगे,
एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब क्या होता है, मैंगनीज का ऑक्साइड हो सकता है उसका एग्जाम्पल, फेरस ऑक्साइड हो सकता है उसका एग्जाम्पल, निकल का ऑक्साइड या मैंगनीज का डाइऑक्साइड, ये सब उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब सुनो, अब दूसरा क्या है तुम्हारा आखिरी टॉपिक जो तुम्हारा वो है 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड। अब ये क्या होता है भाई, ये वही है सेमीकंडक्टर बनाते थे, याद करो वही है ये, ठीक है। अब केस में होता क्या है, देखो कंपाउंड बनता है, ठीक है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ग्रुप 12 का मिला के, किसको, 16 के साथ मिला के, ठीक है, ये बनते हैं क्या, कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ना ये पूरे के पूरे कोवेलेंट होते हैं, ना ये पूरे के पूरे आयनिक, ठीक, आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड भी नहीं होते हैं पूरे के पूरे, ना ये पूरे कोवेलेंट के कंपाउंड होते हैं, समझ गए बात, ठीक है। और इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं ये हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ZnS, ठीक, ऐसे टाइप के जो कंपाउंड हैं उनको हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सल्फर कौन सा है हमारा, 16 ग्रुप का है, और ये कौन सा है हमारा, 12 ग्रुप का है, समझ गए। तो ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ना ये पूरे कोवेलेंट होते हैं ना ये आयनिक होते हैं। सेम इसका ऐसा है कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, 13 ग्रुप और 15 ग्रुप के कॉम्बिनेशन से अगर कोई कंपाउंड बनता है, ना वो पूरा आयनिक होगा ना वो कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ये 13, 15 ग्रुप कंपाउंड बोला जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है GaAs और ये इंडियम, ये क्या है तुम्हारा, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक, ये है, ये इस टाइप के एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, 13, 15 कंपाउंड, समझ गए बात, ठीक। बस इतना याद रखना, ना ये पूरे के पूरे कोवेलेंट होते हैं ना ये पूरे के पूरे आयनिक होते हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मतलब अब हम इनका यूज़ करने लगे हैं, ठीक, सेमीकंडक्टर होते हैं ये, समझ गए बात। तो ये हमारा हो गया पूरा फिनिश इधर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मतलब बहुत मज़ा आया ये वाला चैप्टर करने के बाद, ठीक है। अब हम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा, सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ के इसकी अभी तक के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ, फिर हम मिलेंगे अब बाद में, ठीक है। तो मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।